नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश। यूसीसी को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। कोई मोदी का मास्टर स्ट्रोक कह रहा है तो कई इसे 2024 में बीजेपी का सबसे बड़ा दांव बता रहे हैं। जो भी हो, लेकिन यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान के बाद विपक्ष भी परेशान है। क्या करे तो क्या करे। अगर विरोध करेंगे तो तर्क देना होगा, समर्थन करेंगे तो विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा निकल जाएगा जो 24 लगता है। बीजेपी को आप शिवसेना यानी उद्धव गुट से मजबूरी में ही सही समर्थन मिल रहा है। ऐसे में मौके पर चौका मारने के लिए केंद्र सरकार संसद में बिल लाने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि सरकार संसद के आगामी मॉनसून सत्र में यूसीसी को बिल के रूप में ला सकती है। जहां एक तरफ लॉ कमीशन ने यूसीसी को लेकर आम नागरिकों की राय मांगी है, तो वहीं संसदीय स्थायी समिति ने भी यूसीसी को लेकर 3 जुलाई को बैठक बुलाई है। यानी 24 से पहले मोदी सरकार यूसीसी लाने का मन बना चुकी है। अब होगा क्या, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन सवाल यह है, यूसीसी को लेकर क्यों इतनी हाय तौबा मची हुई है, जबकि यह हर कोई जानता है यूसीसी से जो अधिकार हिंदुओं को मिलेंगे वही मुसलमानों को और बाकी दूसरे धर्म के लोगों को। जब सबके लिए एक कानून होगा तो बवाल क्यों मचा है? क्या यूसीसी को लेकर किसी तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है? क्या यूसीसी लागू होने से कई पार्टियों के पास से एक बड़ा सियासी मुद्दा खत्म हो जाएगा? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान। प्रधानमंत्री जी की ये सोच और विचारधारा है कि भारत में सेवा की सरकार हो, सुशासन की सरकार हो, गरीब कल्याण की सरकार हो। और सारे मुद्दे मैंने जनता के समक्ष और आपके समक्ष रखे। 2013 और 14 के पहले भारत और 2023 का भारत। आज भारत अग्रसर है। आज भारत चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर है। आज भारत किसी से डरता नहीं। आज भारत अपनी अखंडता कायम रखने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। आज भारत गरीबों के उत्थान का भारत है। आज भारत महिलाओं के उत्थान का भारत है। आज भारत युवाओं को प्रोत्साहित करने का भारत है। और उसी मानव संसाधन की शक्ति के आधार पर भारत विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह उभरेगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। ये ऐसा विषय है जिस पर सभी राजनीतिक दलों को, सभी स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना चाहिए, वरना ये चुनावी प्रक्रिया का एक शगुफा बन के रह जाएगा। वोट बैंक की पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है, जो हर बार चुनाव के मौके पर ऐसे बिंदु तलाश करती है जिससे धार्मिक ध्रुवीकरण हो और भाजपा को फायदा। यूसीसी को लेकर जो विवाद है और यूसीसी में है क्या, इसके लिए सीधे आपको ले चलते हैं अपने ग्राफिक्स स्टूडियो। वहां समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूसीसी को लेकर भ्रम जो फैलाया जा रहा है वो भ्रम किस बात का। ग्राफिक्स स्टूडियो में सीधे आपको दिखाते हैं। पहला सवाल क्या है, यूसीसी को लेकर इतना भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? यूसीसी को लेकर विपक्ष क्यों खड़ा हुआ है बैरिकेड बनकर? ड्राफ्ट आने का इंतजार करिए, ड्राफ्ट पढ़िए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि आखिर यूसीसी में क्या है, केंद्र सरकार की मंशा क्या है। ये सारी चीजें आपको बताएंगे। एक लंबा चौड़ा पैनल भी हमारे साथ होगा और पैनल पर चलकर समझेंगे अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज के, सोसाइटी के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि आखिर यूसीसी को लेकर क्या विवाद है। यूसीसी को लेकर सबसे ज्यादा विरोध मुसलमानों की तरफ से ऐसा क्यों है? आखिरकार यूसीसी से मुसलमानों को क्या दिक्कत है, समझाते हैं आपको। इस पूरे डिबेट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चिंताएं क्या हैं लोगों की। एक पैनल हमारे साथ होगा। देश का सवाल क्या है, पहले आपको बताएं। भारत में मुसलमान पुरुषों को 4 शादी की इजाजत है। तलाक, मुसलमानों में तलाक को लेकर अपना शरिया कानून है। गुजारा भत्ते की जो बात है वो खत्म हो जाएगी। ये 3-4 मूलभूत सवाल है। विपक्ष का साफ कहना है कि पहले ड्राफ्ट आने दीजिए तब हम रिएक्ट करेंगे। विपक्ष का यह भी कहना है कि 24 को देखते हुए पोलराइज कर रहे हैं। तो देश का सवाल यही है, क्या यूसीसी पोलराइजेशन के लिए है? क्या यूसीसी पोलराइजेशन को ना देखते हुए हमें उस चश्मे से देखना चाहिए कि 140 करोड़ लोग एक नियम, एक कानून के छाते और दायरे के नीचे आ जाएंगे? एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ जयराम विप्लव जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। एडवोकेट नासिर, प्रवक्ता आपके हमारे साथ स्टूडियो में है। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एनसीपी की तरफ से हमारे साथ हैं। अनूप सांडा, प्रवक्ता एसपी की तरफ से। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमसे जुड़ेंगे। और विष्णु शर्मा, वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ। जयराम जी, आपसे शुरू करता हूं। 2 दल जो कि विपक्ष में है, उन्होंने अपरोक्ष रूप से आपका समर्थन किया, हालांकि वो भी कह रहे हैं एक बार ड्राफ्ट आने दीजिए।
विपक्ष भी यही कह रहा है। पहला पोलराइजेशन, दूसरा हमको बताया तो जाए साहब है क्या, ड्राफ्ट में क्या है। आप मन से बोल दीजिएगा यूसीसी ला रहे हैं तो विपक्ष क्या कर पाएगा। जयराम जी। उत्तराखंड में ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई उसके लिए, और 2 लाख से अधिक नागरिकों के भी सुझाव और सिविल सोसाइटी के भी सुझाव के बाद आज उस कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। तो प्रक्रिया शुरू होगी, सारी चीजें अपने सामने आएंगी। ये तो वही लोग हैं जो एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, और एनआरसी का पूरे देश को लेकर के कौन सा ड्राफ्ट इन्होंने पढ़ लिया था जो ये विरोध कर रहे थे। सीए का ड्राफ्ट भी नहीं आया था और ये उसका विरोध करने लगे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के एक भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश होती है, और जिसको ये कहते हैं पोलराइजेशन। क्या आपने मुस्लिमों को लेकर के जो अपनी रिपोर्ट में दिखाया, ऐतराज के उन बिंदुओं को क्या महिला अधिकारों के हनन के रूप में, महिलाओं के शोषण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए? क्या ये लोग नहीं चाहते कि हमारे भारत की उन बेटियों को भी अधिकार मिले? ये वही लोग थे जो 3 तलाक कानून के खिलाफ भी इसी प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, आज वो कानून आया, वो लागू है और देश ने उसको स्वीकार कर लिया। मुस्लिम महिलाओं को उसका फायदा मिल रहा है। देश में क्या नुकसान हो गया, या मुसलमानों का क्या नुकसान हो गया? जो लोग कहते थे 370 नहीं हटा पाएंगे, जो कहते थे राम मंदिर नहीं बन पाएगा, उन सबको हमने जवाब दिया है। इसलिए इसको इस बात से भी ना जोड़े जो जेडीयू के हमारे केसी त्यागी जी का अपने वक्तव्य दिखाया कि एक चुनावी एजेंडा है। अरे चुनावी एजेंडा और चुनाव की बात करते करते आपने 70 साल से इस देश में समान नागरिक कानून नहीं आने दिया, अब आने जा रहा है। विचार करिए। ठीक है जयराम जी, मैं सैयद जवाद साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। जवाद साहब, जयराम जी ये बात करें कि जो शोषण मुस्लिम महिलाओं के साथ, अगर ट्रिपल तलाक लाए उनका फायदा हुआ, यूसीसी ला रहे हैं उससे भी उनका फायदा हो रहा है, आपको एतराज किस बात का? तमाम उम्र यही भूल करता रहा, तमाम उम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। भाई बड़ी महिलाओं की आपको जो है, और खासतौर से मुसलमानों की और मुस्लिम महिलाओं की चिंता हो रही है, तो बिल्किस बानो की आंखों में आंखें डाल करके कह पाएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी कि तुम्हारे साथ इंसाफ हुआ? जकिया जाफरी की आंखों में आंखें डाल करके कह पाएंगे तुम्हारे साथ इंसाफ हुआ? बात करना और ढकोसलेबाजी करने में जमीन आसमान का फर्क है साहब। क्यों माइनॉरिटी का बजट काट लिया गया? दे दीजिए आप महिलाओं का आरक्षण। क्यों आपका एक भी सदन के अंदर मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है आज की डेट में? बताइए कितनी मुस्लिम महिलाओं का आपने? मैं जवाब में आ जाऊंगा। मैं जो आपका सवाल है मैं जयराम जी से कहूंगा, वो रिप्लाई कर देंगे। जवाब मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन है, जो शादी की उम्र है शरीयत में, मेंटेनेंस कॉस्ट है शरीयत में, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का राइट्स है महिलाओं के लिए शरीयत में, ये जो 3 कानून है, आपको लगता नहीं यूसीसी से आने से जो मुस्लिम महिलाएं उनको फायदा होगा, हाँ या ना? नहीं, आप इसको लफ्ज मुसलमान से क्यों जोड़ करके देखते हैं? हमारी समझ में यही नहीं आता। ये तो देश की एकता अखंडता के लिए जो है वो एक ठीक चीज नहीं है। आपके पास कोई जब नैरेटिव नहीं रह गया, आपके पास सवालों के जवाब नहीं रह गए, क्या देश में सिर्फ यूसीसी है एक मुद्दा है? क्या देश के अंदर मणिपुर के अंदर जो घटनाएं हो रही वो मुद्दा नहीं है? ठीक है, यूसीसी मुद्दा देख करके आप अपना जवाब में आ रहा हूं आपके पास। जयराम जी एक बार जल्दी से रिप्लाई करिए, फिर सारे पहले सबके पास जा रहे हैं। एक लाइन में इनकी बात को मैं ध्वस्त करता हूं अभी। अरे ये उसी समाज के प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं जो मुस्लिम समाज के प्रतिनिधित्व के नाम पर एक महिला साहबानों के अधिकार को और उसके बहाने पूरे मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को आज तक दबा के बैठे। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ एडवोकेट नासिर है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आ रहा हूं जयराम जी, आ रहा हूं, जवाब में आ रहा हूं। एक बार एडवोकेट नासिर साहब के पास चलना है। नासिर साहब, इनडायरेक्टली आपने सपोर्ट किया है यूसीसी का। विपक्ष के कई नेताओं ने इस बात को कहा कि साहब इतनी जल्दी क्या थी, एक बार ड्राफ्ट पढ़ लेते तब सपोर्ट करते। या आपको लगता है नहीं यूसीसी बिल्कुल परफेक्ट है, देश को जरूरत है, ड्राफ्ट में कुछ भी हो हम सपोर्ट करेंगे? देखिए रजत जी, हमारी पार्टी संविधान में विश्वास रखती है। संविधान में आर्टिकल 44 के अंदर जो उल्लेख है, उस उल्लेख के अंदर यह लिखा है कि सबको शामिल करके सबको साथ लेके इस तरह का प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ी गुमराह करने का अगर कोई प्रयास हो रहा है तो वो देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से हो रहा है।
देश के प्रधानमंत्री जी अगर इस कानून लाने में इतने सीरियस हैं तो इन लोगों को 2014 से लेकर 2023 तक अभी तक इन्होंने क्या होमवर्क किया? क्या जैन समाज के लोगों से बात की? क्या इन्होंने सिख समाज के लोगों से बात की? हमारा एतराज ये है कि आर्टिकल 25 के अंदर, आर्टिकल 371 के अंदर सब चीजें ऐसी हैं जो कि हमारा देश विविधताओं से जुड़ा हुआ देश है। पूर्वोत्तर के जो मैं स्टेट बीच हैं में रोक रहा उनको हूं। अलग के अधिकार दिए गए हैं। संजीव साहब, मैं बीच में मैंने पढ़ा और सुना, उस पे ये था कि साहब आम आदमी पार्टी ने ओनली समर्थन दिया है यूसीसी को। क्या ये सही है या नहीं, गलत? रजत जी, हम लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि संविधान के अनुरूप अगर कोई कानून आता है तो हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, लेकिन जी के पास, एनसीपी के पास पवार साहब को हमने सुना, उन्होंने ये भी कहा कि साहब जो लीडर्स हैं वो बहुत ज्यादा यूसीसी पर कमेंट ना करें, शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ बैठे हैं। लेकिन एक खबर अभी पढ़ रहा था, उसमें सूत्रों के हवाले से थी, लेकिन ये खबर थी कि उद्धव ठाकरे साहब यूसीसी के समर्थन में। बिजमोहन जी, देखिए कि आदरणीय शरद पवार जी ने जो कहा है, मैं उस बात को फिर से दोहरा देता हूं। शरद पवार जी ने इस मुद्दे पे अभी हम लोगों की 2 रोज पहले 28 तारीख को नेशनल जो हमारे ऑफिस बियरर्स हैं उनके साथ बैठक की आदरणीय पवार साहब की। उसमें पवार साहब ने इस मुद्दे को बहुत थारोली डिस्कस करने के बाद ये कहा कि अभी इस मुद्दे पर पहले लोगों की राय आने दीजिए, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अंग्रेजी में एक 24 लाइन का प्रेस नोट जारी करके देश के 1 अरब 50 करोड़ लोगों से कहा है कि आप इस पे अपने सुझाव दीजिए, वो भी किसके माध्यम से? ईमेल के माध्यम से। पूरा देश जानता है कि कुल हमारे देश में 72 करोड़ मोबाइल टेलीफोन होल्डर्स हैं और कुल शायद 30 करोड़ लोगों के पास ईमेल है। तो ईमेल कितने लोग उपयोग करेंगे, कितनी जानकारी देंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह तय किया है कि इस मुद्दे को जब तक लोकसभा में ये चीज नहीं आएगी सरकार की तरफ से, तब तक इस पे बात करने का कोई महाविकास औचित्य नहीं आघाड़ी, है। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, पवार साहब साथ में। लेकिन उद्धव साहब अगर कहते हैं कि नहीं साहब ये तो बाला साहब की भी ख्वाहिश थी, सोच थी कि यूसीसी आना चाहिए, वो उस डायरेक्शन में जाते हैं, फिर आइडियोलॉजिकली महाविकास आघाड़ी कहां खड़ी होगी? तो रजत जी, मैं आपको इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जब महाविकास आघाड़ी का हम लोगों ने गठन किया था, उसी समय तीनों पार्टियों ने यह तय कर लिया था कि जो हमारी मूल विचारधारा है उस पे हम अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करने का काम करेंगे और उस पे हम एक दूसरे से दबाव नहीं डालेंगे कि उसको माना जाए या उसको ना माना जाए। तो अगर आदरणीय आपके पास आ रहा हूं, एक बार अनूप जी के पास कहा है अनूप तो जी, कोई गलत बात समाजवादी नहीं है, पार्टी ये हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा है। विपक्ष के कई नेताओं ने इस बात को बोला और सरकार को आड़े हाथों लिया, कहा ये 24 के चुनाव को देखते हुए फैसला किया गया यूसीसी का, कहा इससे पोलराइजेशन होगा और सीधे बीजेपी को फायदा होगा। अभी 4 दिन पहले आपके ही चैनल पर एक परिचर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी के मध्य प्रदेश में भाषण पे हुई थी। मैंने उसमें कहा था प्रधानमंत्री जी शब्दों के घोटालेबाज, और फिर आज मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं। दरअसल यूसीसी जैसे गंभीर मुद्दे को सरकार जिस हल्के ढंग से जनता के बीच में ले जा रही है, उससे ये इस तरीके का भ्रम होना और ऐसे बातें उठना कि सरकार देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके वोटों को ठगने की नियत से यूसीसी की चर्चा छेड़ रही है। ठीक है, यूसीसी एक गंभीर कानून है जिसके व्यापक परिणाम निकलेंगे पूरे देश के, सिर्फ अल्पसंख्यकों पे नहीं निकलेंगे, सिर्फ इस्लाम को मानने वाले लोगों पे, जैन धर्म के लोगों पे भी निकलेंगे, सिख धर्म पे भी निकलेंगे। देश में तमाम जनजातीय समूह है, केरल से लेकर के और हिमाचल प्रदेश तक, उन पर भी परिणाम निकलेंगे। लेकिन चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से कि दर्द से इतना क्यों पीड़ित है। हमारे एक मित्र ने एक बात ठीक बिल्कुल उठाई, और मैंने भी ये बात उस दिन के डिबेट में उठाई थी कि भाई बिल्किस बानो के बच्चे के हत्यारों को, बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने वालों को सरकार अनुशंसा करती है कि ये सच्चरित्र और संभ्रांत लोग हैं, इनको जेल से छोड़ दिया जाए तो समाज व्यवस्था के लिए कोई खतरा नहीं होगा। तब बिल्किस बानो का दर्द आपको नहीं दिखा। आज आपको मुस्लिम महिलाओं की बड़ी चिंता है। जयराम जी रिप्लाई कर दीजिए।
मैं दो पैनल में दो लोगों ने बिल्किस बानो रजत जी और जाफरी फैमिली का मैंने जिक्र उठाया है, दो लोगों ने क्योंकि एक साथ उठाया है। रजत जी मेरी बात पूरी हो जाए। एक मिनट अनूप जी, जो पॉइंट आपने उठाया क्योंकि वो डबल पॉइंट हो गया, हमारे एक और साथी ने इस पॉइंट को उठाया था। मैं अनूप जी आपके पास वापस आऊंगा। जयराम जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए, बिल्किस बानो क्यों नहीं याद आती? 3 दशकों से जिन्होंने साहबानों को अभी तक अधिकार नहीं दिया, जो समाज के प्रतिनिधि होने के नाते अपने ही परिवार की बहनों और बेटियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उन लोगों को क्या जवाब दिया गया? दूसरी चीज देखिए, 3 बातें हैं, 3 लोग इसके विरोध में खड़े हैं। आज भी भारत के अंदर एक नहीं 5-5 कानून चल रहे हैं। मुस्लिम कट्टरपंथी वर्ग, अरे सुनिए, 5-5 कानून चल रहे हैं रजत भाई भाषण मत करवाइए, उसको बदल करके दिखाइए। ये तथ्यों का जवाब देने के बजाय और महिलाओं के सम्मान की बात है। जयराम जी, अपनी पार्टी अनूप का जी राष्ट्रीय संतुष्ट नहीं है, वो अध्यक्ष कह रहे हैं रजत साहब बिल्किस बानो पे जवाब चाहिए। भाई सुनिए, मुझे और दो मुद्दे हैं। जवाब में एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास, 1 मिनट। विष्णु शर्मा जी भी उनके पास जाना है, जवाब नहीं आ रहा। जयराम जी एक बार रिप्लाई। अध्यक्ष किसी महिला को बना दिया, अगर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी महिला को बना दिया, उस दिन आप यूसीसी की चर्चा करिएगा। जिस दिन आरएसएस के अंदर महिलाओं को सम्मान मिलना चालू हो जाएगा, उस दिन आप यूसीसी की बात करिएगा। ठीक है, 1 मिनट आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ। जयराम जी, बिल्किस बानो, महिलाओं का सम्मान, 2 सवाल। जयराम जी देखिए, आपको मैंने इसका उत्तर दिया रजत जी। इन लोगों को सवाल उठाने का कौन सा अधिकार है? जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदलने के लिए अध्यादेश लेकर आए, केवल और केवल महिलाओं के अधिकार को दबाने के लिए। आप किसी नेता रजत जी सुनिए, सबका जवाब दें। भाजपा के महिलाओं को सम्मान देने की बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का किसी महिला को बनाइए। महिलाओं को कितना रिजर्वेशन मिलता है, कितने आपने टिकट महिलाओं को दिए, महिलाओं को समाज के अंदर, महिलाओं के समाज के उत्थान की बात ठीक है, आपस में अगर आप ये बहस करेंगे किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा और दर्शक भी शायद ज्यादा कंफ्यूज होंगे अगर आप लोग एक साथ बोले। मैं आपको रुक रहा हूँ, विष्णु शर्मा जी के पास जाना है। आ रहा हूँ, जवाब दे आ रहा हूँ, अनूप जी आ रहा हूँ। विष्णु शर्मा जी, यूसीसी को लेकर कई सारे सवाल भी हैं। जी रजत जी, जैसे आ रहा हूं, जवाब में 1 मिनट। विष्णु जी से एक कमेंट ले लूं, ओपनिंग कमेंट ले लूं। एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। रजत जी ये यूसीसी का मुद्दा, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं आ रही, मेरा सवाल सुनिएगा सर। ड्राफ्ट जब आएगा तब उस पर हम और विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर आदिवासी रह रहे हैं, उनके अपने जमीन के राइट्स हैं, उनके अपने राइट्स हैं, क्या वो हट जाएंगे? माइनॉरिटीज में सिर्फ मुस्लिम्स नहीं है, कई जगह जाट हैं, कई जगह सिख्स हैं, कई जगह पारसी हैं, कई जगह जैन है समुदाय। उनका क्या पारसी हैं, उनके अपने राइट्स हैं। जी, जब आप यूसीसी के अंडर लाएंगे तो जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उनको अधिकार देता है, वो सारे खत्म हो जाएंगे। उस पर आपकी टिप्पणी? रजत जी देखिए, यूसीसी का जो लोग विरोध कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएटेड है वो ज्यादा विरोध कर रहे हैं। जो ट्रूली सेकुलर अगर व्यक्ति है तो वो जानता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर इसका जिक्र किया है कि यूसीसी आना चाहिए, तो उसको ये बात पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है यूसीसी। अब अगर ये देखें कि अगर कोई भी अगर हमारे अदर धर्म के लोग हैं, आप देखिए सारे लोगों के लिए एक लॉ होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए। हिंदुओं के लिए अलग लॉ हो, मोहम्मडन्स के लिए अलग हो। 21वीं सदी में भी आज हम यही परिकल्पना करेंगे क्या कि धर्म के आधार पर कोई कानून चलेगा? कानून चलेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसके आधार पे। 1948 से लेके आज 2023 तक हम लोग सेम चर्चा कर रहे हैं। 1948 में भी यही चर्चा कर रहे थे। उसके बाद 1985 में जब बानो का जजमेंट आया, तब देखिए तब से लेके आज ऑलमोस्ट 38 ईयर्स हो गए। 38 साल के बाद भी हम यही बहस कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं,
इन जबरदस्ती के मुद्दों को ठीक है। पॉलिटिसाइज जवाब करते भाई, ठीक है, आ रहा हूं हैं विष्णु। कुछ जवाब भाई, वोट बैंक के आपसे लिए। सीधा सवाल। और आप देखिए क्या एक बात, आप रजत जी लोगों को भड़का रहे हैं? रजत जी, मुस्लिम एक समाज बड़ा में क्या ऐसे important लोग मुद्दा- हैं जो बिना ड्राफ्ट रजत आए, जी, बिना एक- ड्राफ्ट को पढ़े सिर्फ और सिर्फ भ्रांतियां फैला रहे हैं? या आपने कसम खा रखी कि साहब मोदी सरकार अगर कोई चीज लाएगी तो पहला एजेंडा यही होगा कि नहीं साहब हमको बाइकआउट करना है? ऐसा क्यों? जवाब भाई। सुनिए, अभी विष्णु शंकर जैन ने की इस देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं आना चाहिए। भाई CAA का कानून का विरोध इसलिए तो कर रहे थे कि वो धर्म के आधार पर था। उस वक्त तो आपकी जबान नहीं खुल रही थी, उस वक्त तो आपका मुंह बंद था बिल्कुल। और आज यहां करके आप जो है बता रहे कि कानून के अंदर इस तरीके से नहीं होना चाहिए। यही तो हम भी सरकार को बता रहे थे। उस वक्त कहां चले गए थे आप? रही बात महिलाओं की, आप मुझे बड़ा सेफ्टी और दुख है सुरक्षा की आप बात जिस कर रहे तरीके हैं। से कर रहे हैं 50% सीए आरक्षण में, मुझे दीजिए। बताइए लोकसभा के मुस्लिमों अंदर के की विरोध में महिलाएं क्या चुनकर चीज के था? आए, नहीं आती है। आप मुझे और आप बताइए बताइए एक कितनी धर्म महिलाएं विशेष के जो है विरोध सदन के में अंदर बैठी सीए है, के अंदर 50% बैठी एनआरसी है। के अंदर महिलाओं क्या को था? बराबरी का अधिकार तभी मिल पाएगा जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उनका सदन के अंदर बैठेगा। दीजिए आप भी 50% शुरुआत करिए कि महिलाओं को टिकट आप देंगे और सदन के अंदर खाली भेजेंगे। सदन के अंदर इसको हिंदू और खाली मुसलमान के खाली चश्मे सदन से के क्यों देख अंदर रहे हैं बैठने आप? पे और कंपनी हिंदू के और सीईओ मुसलमान के बनाने पे और चश्मे से क्यों कंपनी दे के रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव आप बनाने वकील पे हैं, बड़े ही भारी खाली आप महिलाओं को आपको समान बता रहे हैं अधिकार कि मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर है, आपको आकर के ये नहीं बोलना चाहिए मुझे कि मुझे मुझे बड़ा 50% दुख टिकट है जो है आप भारतीय जनता पार्टी देगी सुप्रीम महिलाओं कोर्ट को। के चीफ जस्टिस ने क्या कहा है? रजत जी मुझे लगता है कि मैं इनको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। आज देखिए प्रसाद जी जो कह रहे हैं आप समझिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। मैं एक 100 साल की RSS हो गई, एक भी महिला को जस्टिस बोबडे ने जस्टिस ऑफ इंडिया ने पहले अपने रजत जी, मेरा भी एक सवाल है। जाकर के सलाह और मशवरा देंगे। देखिए मैं किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं लीगल मैं एडवोकेट हूं। आप मुझे लगता है कि मुझे पार्टी का कानूनी पक्ष रखने के लिए वो राजनीतिक बहस या धर्म के आधार पर बहस नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है आ रहा हूं, जवाब सैयद जी को ये बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने इसके ऊपर क्या कहा है। हिंदू मैरिज एक्ट हो, HUF की बात हो, वो सब भी तो खत्म हो रहा है। सिर्फ इसको मुसलमानों के चश्मों की नजर से अगर आप देखेंगे तो गलत होगा। ये तो एक कानून बन रहा है। इस पैनल में अगर हमारे साथ 6 लोग हैं, 7वां एंकर एक कानून बन गया, एक ही कानून के अंदर ये 7 लोग आ जाएंगे, इसमें गलत क्या है? अभिप्राय मैं समझ गया, मेरी बात सुन लें आप। और मैंने उसको पहले चक्र में भी कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस बारे में UCC के बारे में अपना संबोधन किया मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने मात्र मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की और उन बहनों को यातना से मुक्ति दिलाने की बात। मेरा एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महोदय भी बैठे हैं, मेरे जैसे अल्पज्ञानी का कुछ जिज्ञासा भी शांत हो जाएगी। जाहिर बात है कि जो व्यक्तिगत धार्मिक अधिकारों से लोग अल्पसंख्यक समुदाय कुछ अपने अपने रीति रिवाज चला रहे हैं, उन पर रोक लग जाएगी, एक कानून बन जाएगा। इस देश में इच्छा मृत्यु का कानून बगैर कोर्ट की परमिशन के नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। जैन समाज जो अल्पसंख्यक समाज है, उसमें एक संथारा की प्रथा है, जिसमें लोग पानी और खाना छोड़ देते हैं और देह त्याग करते हैं, जैन समाज की परंपराओं का पालन करते हुए। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब UCC आएगा तो क्या उस संथारा प्रथा पर भी रोक लग जाएगी? ये मेरा पर्टिकुलर सवाल है। इस सवाल का जवाब मुझे दिलवा विष्णु जी। अनूप जी आप कानून में विश्वास रखते हैं? अनूप जी आप इसका जवाब दीजिए, विश्वास रखते हैं? सर मुझे आप जवाब दे दीजिए, आप तो मुझे मेरी बात का जवाब दे दीजिए। अगर आप कानून में अगर आप कानून में विश्वास रखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने क्या कहा है, मैं आपको एक लाइन में पढ़ के सुना देता हूं। गोवा जस्टिस CJI बोबडे साहब ने क्या कहा है, गोवा हैज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम एंड वाइज फॉर इंडिया ए यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड आई हैव ए ग्रेट प्रिविलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस अंडर दैट कोड. It applies in marriage and succession, governing all Goans irrespective of the religious affiliation. Justice Supreme Court के जज ने CJI ने जस्टिस बोबडे ने, आप समझिए जस्टिस बोबडे ने क्या कहा है गोवा के कानून के लिए कि वहां पे, अच्छा आप दूसरा समझिए ना, हमारा इससे पहले हिंदुओं का भी भाई आप समझते हैं कि नहीं पॉलीगामी, आप अनूप जी
अनूप जी, संथारा प्रताप अनूप जी मैंने मुझे बताइए कि 1947 पहले, अनूप जी पहले मुझे मेरी इस बात का जवाब दे दीजिए कि 1947 से पहले हिंदुओं में बहु विवाह था कि नहीं था? आप मुझे बताइए, आप हिंदू हैं, 1947 से पहले बहु विवाह था कि नहीं था? अगर आपको लगता है, आप समझिए, हमने हाई कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है? देखिए, मुंबई हाई कोर्ट की जजमेंट है। रजत जी, मैं मेरे साथी को ये बता मुझे लगता है जजमेंट से अगर पढ़ा जाएगा तो पूरे शो का समय निकल जाएगा। बहुत ब्रीफ में ही है। मैं आ रहा हूं वापस आपके पास। एक बार वापस चलते हैं एडवोकेट संजीव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के पास। संजीव जी, 370 पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर था, आप सरकार के समर्थन में खड़े थे। उस पर उमर अब्दुल्ला साहब ने पटना में ये बात कही कि कहा साहब जब ये हो रहा था तब आपने क्यों समर्थन दे दिया, आज ऑर्डिनेंस लाए तो आप यहां खड़े हो गए। तो क्या आज भी ये मैसेज जो है वो यही है कि विपक्ष में फूट पड़ी है, उद्धव ठाकरे आम आदमी पार्टी वो सरकार के पक्ष में खड़ा है? रजत जी, एक तो मैं चाहूंगा कि भी आपने सभी प्रवक्ताओं को, सभी पैनलिस्ट को बहुत टाइम दिया, मेरे को 2 मिनट चाहिए। पूरा लीजिए। आम आदमी पार्टी संविधान में विश्वास रखती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना देश के संविधान में विश्वास रखती है और जो सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट के जजेज और जजमेंट्स का हवाला दे रहे हैं ना उस पर विश्वास करते हैं। आपने देखा दिल्ली की 2 करोड़ जनता का एक लंबा अधिकार का केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 8 साल लंबी लड़ाई के बाद वो फैसला दिया, लेकिन उसको 8 दिन में एक अध्यादेश लाके पलट दिया गया। कुल मिला के देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी यूसीसी पे सीरियस नहीं है। यूसीसी पे अगर सीरियस होते तो ये पूरे 9 साल तक बताते कि इन्होंने क्या होमवर्क किया है। देश के संविधान में आर्टिकल 44 में क्योंकि इसका उल्लेख है, इसलिए हम उसके समर्थन में हैं। विष्णु जी एक मिनट, विष्णु जी मुझे म्यूट कराना पड़ेगा। एक मिनट देखिए, बीच में कोई ना बोले। कंप्लीट करने। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के संविधान के अनुरूप हम लोगों का स्टैंड है कि सेक्शन आर्टिकल 44 में जो उल्लेख संविधान में किया है, आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम लोग देखना चाहते हैं कि आप क्या ड्राफ्ट बनाकर लेके आते हैं। क्या आपने जैन समाज के किसी लोगों से बात की? क्या आपने सिख धर्म के लोगों से बात की? आदिवासियों से बात की? पूर्वोत्तर के लोगों से बात की? कहीं कोई होमवर्क नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने भोपाल में भाषण देते हुए, सिर्फ चुनावी भाषण था वो, और ये चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। ये चुनावी मुद्दा नहीं है, ये देश का बहुत सीरियस मुद्दा है। इस मुद्दे पर राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, इससे हमारे को परहेज है। ये देश को गुमराह करना बंद करें। भारतीय जनता पार्टी जो देश को गुमराह करना चाहती है, देश के प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी का ये आरोप वो इन कि आप इसको चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, वहीं से प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया यूसीसी के बारे में। कहा स्टेक होल्डर से बातचीत होती, ऑल पार्टी मीटिंग आप बुला लेते, संसद में अगर लाना था तो एक बार ऑपोजिशन को भी ब्रीफ कर देते, ड्राफ्ट की कॉपी सर्व कर देते, उसके बाद बोलते। एक मिनट आ रहा हूं संजीव जी, आ रहा हूं। जयराम, सबसे पहले तो मेरे समय का भी प्रोटेक्शन करिएगा, जैसे अभी आपने उनका किया। बिल्कुल होगा। म्यूट करने की बात कही थी, बिल्कुल करिएगा। मैं एक सवाल जरूर लूंगा, आप इनसे पूछ लें। ठीक है, बोलते रहे। अब बीच में मत बोलिए साहब। सवाल पूछने के लिए एंकर को भी आप अगर बताएंगे तो एंकर का प्रोड्यूसर क्या करेगा? सबसे पहली बात तो आप ये कह रहे हैं कि इसको चुनाव से जोड़कर देखने की बात। भारत में कब चुनाव नहीं होते? इन्होंने कहा कि होमवर्क नहीं किया। अरे साहब प्रवक्ता महोदय, आपने होमवर्क नहीं किया। 2 बार आप इस डिबेट में 2 बार मौका मिला, दोनों बार वही बातें आपने दोहराई। जैन समाज से पूछा क्या, सिख समाज से पूछा क्या, और किसी भी विषय पर चर्चा हो, महीने भर से केवल आप अध्यादेश का रोना रो रहे हैं। तो ये तो आपके होमवर्क की रोना रो नहीं है। संविधान में आपका विश्वास कितना है ये बता रहा हूं मैं आपको। आपका संविधान में कोई विश्वास नहीं है। संजीव जी, आपको संविधान में जहां आपको लगता है कि आपको सूट करता है उसमें आप बात करते हैं। संजीव जी, सर्वोच्च न्यायालय का हवाला दे रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय में भरोसा किया। संजीव जी नहीं, बिल्कुल कर। देखिए, जब आप बोल रहे थे संजीव जी, जयराम जी एकमात्र सरकार का और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, यहां जितनी विंडो है वो विपक्ष की, ये हमको मानना पड़ेगा। तो अगर आपने और 3-4 पैनलिस्ट ने सवाल उठाए हैं तो मुझे लगता है उनको भी मौका मिलना चाहिए कि वो जवाब आपको दे पाए।
वरना तो आप चाहिए तो साहब बिल्कुल लगातार 1 घंटे देश का सवाल चलता है। जयराम जी, देखिए, ये तो लोकतंत्र में इनकी आस्था, अभिव्यक्ति की आजादी के प्रति इनकी सोच का प्रदर्शन रोज हम डिबेट में देखते हैं, आज भी देख रहे हैं, कल भी देखेंगे। लेकिन मैं पुनः सवाल पर आता हूं। सरकार ने, अरे भाई उत्तराखंड में पूरा प्रोसेस चला, राज्यों के लिए भी संविधान के आर्टिकल 44 में क्या कहा गया था, संविधान सभा की बहस में क्या कहा गया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, वो उस सबको जानना और पढ़ना चाहिए। आज आप देखिए, ड्राफ्ट की पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई। अभी गुजरात में भी इसके लिए कमेटी बनी है। हाँ। कई अन्य राज्यों में भी इसको लेकर के चर्चाएं चल रही है। तो राज्यों में अलग काम हो रहा है, केंद्र सरकार उस पर अलग से काम कर रही है। और जब चीजें आपके सामने आएंगी, ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये हवा में हो जाएगा। चर्चा भी होगी, सारे स्टेक होल्डर के सुझाव भी लेने की बात हो गई है। सुझाव ओपन है, देश का कोई भी नागरिक एक ईमेल के माध्यम से, एक ट्वीट के माध्यम से, एक एसएमएस के माध्यम से या पुरानी पद्धति में चिट्ठियां लिख करके सुझाव दे सकता है। तो आप इस देश में जब भी कोई सुधार का कानून जो दशकों से अटका हुआ है, उस पर अगर बात होती है तो आप उसके विरोध में क्यों खड़े हो जाते हैं? एक सवाल है, संजीव जी, आ रहा हूं, संजीव जी आ रहा हूं, एक सवाल जरूर ले लें। संजीव जी आ रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा। और मुस्लिमों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक, जवाब भी आ रहा हूं आपके पास। एक बार ब्रिजमोहन जी के पास जाना है। ब्रिजमोहन जी, क्या विपक्ष ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी रिएक्ट करने में यूसीसी पर, जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला मध्य प्रदेश की रैली पे? पहला। दूसरा, क्या आपको लगता है कि यूसीसी के आने से जो एक मेजर वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक, वो फिसल जाएगा और उसका सीधा राजनीतिक फायदा बीजेपी को होगा? इसीलिए विपक्ष बहुत आतुर है, किसका विरोध शुरू कर दीजिए। एक तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि विपक्ष ने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं है इस मामले में। जो भी बोल रही है वो भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए लोग बोल रहे हैं। विपक्ष से तो किसी नेता ने इसमें कुछ अभी तक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, क्योंकि हम लोग ये प्रक्रिया जानते हैं कि ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो पूरी जानकारी पहुंचेगी, उसके बाद अभी एक लंबी प्रक्रिया है इसका बिल बनने में, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचने का। हम लोग जल्दी में नहीं है। मुद्दा यह है कि अभी इतिहास की बात चल रही थी, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की बात चल रही है। तो सबसे पहले तो बीजेपी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने और अंबेडकर साहब 1948 से लेकर 1954 तक इस मुद्दे पे बहस करते रहे, तो उस समय के जो हिंदू संगठन थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन थे, उन्होंने इसका विरोध क्यों किया था? क्या कारण था? आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा पूरा इतिहास को जाके देख लें। सबसे ज्यादा विरोध करने वाले लोग यही थे जो आज यहां पर इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो देश से इनको माफी मांगना चाहिए कि जो काम आज से 70 साल पहले होना चाहिए था, उसमें ये आड़े आ गए। अब बात आती कि अभी ये मुद्दा इन्होंने क्यों उठाया। बहुत स्पष्ट बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से भोपाल में अपनी बात कही है, निश्चित रूप से वो टारगेट करना चाहते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी को। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा नुकसान होगा इसके माध्यम से हमारे आदिवासी भाइयों का, क्योंकि इनके एक विचारक थे एमजी वैद साहब, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने 2016 में इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा था। उसमें उन्होंने यह लिखा था कि जो लोग यूसीसी के समर्थन में ना हो, उन लोगों की हम वोटिंग राइट छीन ले। बीजेपी को आज ये साफ करना पड़ेगा कि क्या बीजेपी, जो लोग यूसीसी के फेवर में नहीं होंगे, क्या उनके वोट को छीनने की साजिश कर रही है इस माध्यम से? ये आज कहना जरूरी है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है छोटा सा रिप्लाई दे दीजिए। साजिश बहुत लंबी है और इसकी ओर सारे अधिकार वाली बात है, बात करनी चाहिए। जो यूसीसी के पक्ष में रहेंगे, क्या उनका वोटिंग राइट आप खत्म कर देंगे 30 सेकंड में? उसके बाद जवाब भाई और अरुण जी के पास जाना है। रजत जी देखिए, मनगढ़ंत बातों का आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल था 2016 में। अरे भाई बीच में मत बोलिए ब्रिजमोहन जी, सुनिए तो। स्वीकार करिए कि उनका आर्टिकल गलत था, माफी मांगिए उसके लिए देश से कि आपके विचारक ने गलत आर्टिकल लिखा देश को। क्या आप हम लोगों का, क्या आदिवासियों का वोटिंग राइट छीनेंगे? क्या माइनॉरिटीज का वोटिंग राइट छीनेंगे? फैलाने का काम माफी मांगिए उसके लिए, बीजेपी को उसके लिए माफी मांगना चाहिए। आपके इस भ्रम के एजेंडे में नहीं पड़ता है। 30 सेकंड मेरा खा लिया। रजत जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहले वैद साहब के आर्टिकल के लिए देश से माफी मांगिए और कहिए कि आप वोटिंग राइट नहीं छीनना चाहते। आप आदिवासियों का वोटिंग राइट नहीं छीनेंगे, आप अल्पसंख्यकों का वोटिंग राइट नहीं छीनेंगे। मुझे बोलेंगे,
ये सीए एनआरसी सारे वोटिंग राइट का मुद्दा है ये। आ रहा हूं जवाद भाई के पास। जवाद भाई, क्या माइनॉरिटीज के भीतर भी एक भ्रम है सरकार को लेकर? माइनॉरिटीज के भी जो बड़े क्लेरिक्स हैं, बड़े नेता हैं, उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए था कि ड्राफ्ट एक बार आ जाए, उसको पढ़ लें, उसके बाद रिएक्ट करें। आपको लगता नहीं आपने बहुत जल्दी रिएक्ट कर दिया यूसीसी पर? रजत भाई इसको यूसीसी को खास तौर से हिंदू मुसलमान या सरकार वर्सेस मुसलमान के चश्मे से देखना ही गलत। अगर ये नैरेटिव सेट करा जा रहा है कि मुसलमानों को आपत्ति हो रही तो माफ करिएगा, मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता है। ये गवर्नमेंट वर्सेस मुस्लिम करने की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही है, उसको हम बखूबी जानते हैं कि चुनावी एजेंडे के तौर पे भाई भारत का। अरे रुक जाइए, अरे जयराम जी सुन लीजिए, थोड़ा सा आपकी कलई खोल दूं, थोड़ी सी कलई खोल दूं आपकी झूठ की, थोड़ा सा आपको बेनकाब कर, थोड़ा सा जनता के सामने आपका जो है चेहरा वो दिखा दूं तो बड़ी संतुष्टि हो जाएगी। लोग आपकी दोहरी राजनीति को भी देख ले और जिस तरीके की आपकी रणनीति है, देश विरोधी मानसिकता आपकी है, उसको भी उजागर कर दे। तो अभी साफ के साथ वो उदाहरण के तौर पे नंबर 1 पहली चीज आपको बताऊं, ये कह रहे हैं कि सजेशन चाहिए। भाई ये बताइए, कृषि कानून बिल लेकर के आए थे जिसमें 650 किसान शहीद हो गए, अब आपने किसी से सजेशन मांगा था? विपक्ष आपको समझाता रह गया, एक जो है शख्स आपको समझाता रह गया, मोहब्बत की बात करता रह गया, 650 किसान शहीद हो गए, फिर आपने देश हित के अंदर कृषि कानून बिल वापस कर लिया। उसके बाद CAA का कानून लेकर के आते हैं, विरोध होता है, आज तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। नोटबंदी आपने विचार विमर्श करे हुए पारित कर दी, देश के अंदर कल रात 8 बजे से नोटबंदी हो गई, संगठित क्षेत्र बर्बाद हो गया, छोटे व्यापारी ये संविधान सभा से लेकर के बता रहे हैं कि 2000 का नोट भी बंद कर देंगे। अरे आपका एक ही एजेंडा है कि देश के अंदर कैसे ध्रुवीकरण करा जाए, कैसे हिंदू मुसलमान करा जाए, कैसे चुनाव के अंदर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते चले जाए, यही आपका एजेंडा है। और उस पर राजनीति क्यों हो रही है, एक बार इसको समझने के लिए अनूप साहड़ा जी के पास चलते हैं। अनूप जी आ रहा हूँ, जवाब में आ रहा हूँ, जयराम जी आ रहा हूँ। अनूप जी, उत्तर प्रदेश लोकसभा के हिसाब से सबसे बड़ा 80 सीटें आती हैं। लोग कहते हैं जनाब दिल्ली का जो रास्ता है वो लखनऊ से ही होकर गुजरता है। आ रहा हूं जयराम जी, आ रहा हूं। देखिए अब पर्याप्त समय, अब बिल्कुल आज कंप्लेन मत करिएगा, आज पूरा पर्याप्त समय आपको दिया है जयराम जी। जवाब दीजिए, एक मिनट अनूप जी के पास जाए। क्या आपको लगता है कि अगर यूसीसी आता है 24 से पहले, यूसीसी के नाम पर बीजेपी को एक बार फिर छप्पड़ फाड़ के वोट मिलेगा? इसीलिए जो विपक्षी दल है वो इसका विरोध कर रहे हैं। अगर आप यूपी को कंटेक्स्ट में रख के देखिए दिमाग में, तो इसका फायदा क्या भाजपा को होगा यूसीसी लाने का 24 के चुनाव में? आ रहा हूं जवाब भाई, आ रहा हूं। अधिकार मांगने के लिए नहीं गए, समर्थन में खड़े हो गए। मैं अनूप भाई, मैं बोल रहा हूं दोनों से, दोनों मानने को राजी नहीं है। जयराम जी एक मिनट, आ रहा हूं साहब, आ रहा हूं। पूरा पर्याप्त टाइम आपको और जवाब भाई को दे दिया, दोनों को म्यूट कर दिया, अगर उसके बाद भी आवाज है। अनूप जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं, उसके पहले दो तीन सवाल है मेरे। नहीं अनूप भाई, नहीं हो पाएगा ऐसे। देखिए एक बात समझिए, अगर आपको सवाल पूछना है तो साहब मैं क्या करूंगा? अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप सवाल पे सवाल पूछेंगे तो क्या होगा? आप ही बताइए ना साहब। मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगा, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब यूसीसी पे बहस हो रही है और उस बहस को भाजपा के प्रवक्ता के सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महोदय सिर्फ मुस्लिम समाज पर केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरे सवालों का जवाब देना चाहिए। मैंने एक सवाल संसारा प्रथा पे पूछा था, उसके ऊपर वकील साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, पूरा गोल गोल भाषण करते रहे। दूसरा सवाल मेरा है, मुझे चुप हो जाइए भाई, जयराम जी देखिए, उसके बाद आपके समय में कोई बीच में बोलेगा जयराम जी, फिर आप ये मत कहिएगा कि रजत भाई ये गलत हो रहा है। मैंने सबको शांत कराया और सारे उत्तर आपसे दिलवाए। जयराम जी, अब मैं आपसे सविनय निवेदन कर रहा हूं, अनूप जी का वक्त है, एक बार बोलने दीजिए, आप पर सवाल होगा, आप उत्तर दीजिएगा। अनूप जी 40 सेकेंड। एक देश की आदिवासी राष्ट्रपति दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने जाती है, उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता। उस मंदिर के एक पुजारी एक प्रक्रिया में कहते हैं कि हमारा अपना कानून है, हम बगैर कोई हमसे पूछे आएगा हम उसको नहीं जाने। देखिए मेरी बात समझिए ना साहब, ऐसे 1 लाख सवाल, 1 लाख सवाल होंगे अनूप भाई, 1 लाख सवाल होंगे, रात कट जाएगी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे।
लेकिन मसला ये है कि आज हम यूसीसी को लेकर बैठे हैं। मैंने एक राजनीतिक सवाल आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, यूसीसी लाने से क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, हाँ या ना? समाजवादी पार्टी का पक्ष क्या है? यूसीसी से राजनीतिक फायदा बीजेपी ले रही है, हाँ या ना? तो उन कानूनों का भी शमन किया जाएगा कि नहीं? अब मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं। भारतीय जनता पार्टी इसी फायदे को पाने के लिए इस यूसीसी जैसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे का भी सांप्रदायिकीकरण करना चाहती है, और बहुत से भाजपा के प्रवक्ता और बहुत से लोग दूसरे भेष में आकर के भाजपा का परोक्ष समर्थन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जनता आज बेकारी से पीड़ित है, आज पीड़ित है महंगाई से। वो जो रोज रोज सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, माफिया राज समाप्त करने के दावों के बावजूद उत्तर प्रदेश में माफिया राज कायम है, उससे जनता पीड़ित है। जनता पीड़ित है उत्तर प्रदेश के थानों से लेकर के तहसीलों तक में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उससे। इसलिए जनता का महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि देश की सरकार और प्रदेश की सरकार उसको राहत कैसे देगी। देश की जनता ये सुनना चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता, कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि मणिपुर के हालात को कैसे संभालेंगे। प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि चीन जो भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण करता चला आ रहा है, मतलब आप कहना है यूसीसी एक नॉन इशू है, ये डाइवर्ट कर लेंगे। ठीक है जयराम जी 30 सेकंड में जवाब, उसके बाद विष्णु शर्मा जी के पास। जब यूसीसी एक नॉन इशू है और चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं, एक तरफ ये बातें हो रही है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण हो जाएगा और चुनाव के समय इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने यह मुद्दा उठाया, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। यानी फायदा कौन पहुंचाएगा? मतदाता। यानी ये लोग भी मानते हैं कि देश का अधिकांश मतदाता यूसीसी के साथ खड़ा है, और जिस देश में जनता बहुमत जिसके साथ खड़ी हो, जनमत जिसके साथ खड़ी हो, वो कानून पास होना चाहिए, वो लागू होना चाहिए, वो चीजें होकर रहेंगी। ना 370 ये रोक पाए, ना 35A को खत्म होने से रोक पाए, ना राम मंदिर का निर्माण रोक पाए, और ना ही यूसीसी रोक पाए। ठीक है, आ रहा हूं विष्णु शर्मा जी के पास। विष्णु जी कई सारे क्लॉज हैं, आप एक एडवोकेट हैं, आपने पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल एक्टिविस्ट जो है हमारे साथ, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि जो धर्म है, समाज है, कास्ट, क्रीड है, वो सब इससे खुश रहे, किसी में अलगाव की भावना ना आए देश के अंदर जब यूसीसी आए, और इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? रजत जी, अभी लॉ कमीशन ने सजेशन मांगे हैं। सजेशन का जब कंपाइलेशन हो जाएगा उसके बाद वो एक ड्राफ्ट देगी। आज मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार को एक ड्राफ्ट सौंपा गया है, उसी तरीके से केंद्र सरकार को भी ड्राफ्ट आएगा। एक चीज तो ये हो गई, तो अभी कोई किसी चीज पे जिस तरीके की बहस पॉलिटिकल तरीके से चल रही है वो गलत है। दूसरा मुझे बताइए कि क्या यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हिंदू के साथ मुस्लिम नहीं रहते? वहां के सिटीजन के साथ मुस्लिम रहते हैं, पारसी रहते हैं, जैन रहते हैं। क्या वहां अलग अलग धर्म के हिसाब से चलेगा? वहां शरीयत चलेगी क्या? मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को लेके कि आज यदि अगर भारत अगर अपनी बेटियों के साथ न्याय करना चाहता है, पूरा हिंदुस्तान अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, मुझे लगता है क्या मुसलमान इसका विरोध करेंगे कि उनकी बेटियों को जो उनका कानून के हिसाब से अधिकार है वो नहीं मिलने चाहिए? क्या उनकी बहुओं को नहीं मिलना चाहिए? उसके बाद मुझे कहते हैं कि मुझे लगता है जवाब रजत जी एक लाइन और ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल फायदा होगा। 2019 में केंद्र का इलेक्शन था, 2018 में लॉ कमीशन ने इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन लिए थे, और 2018 के बाद से अभी तक इसके अंदर चर्चाएं नहीं हुई। सिर्फ लॉ कमीशन ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहा है, प्रॉपरली कर रहा है, सो दैट लोगों से प्रॉपर उनकी राय शुमारी की जा सके। आज 2023 में चर्चा हो रही है, 2024 के इलेक्शन को आप रिप्लाई करिए। अभी यहाँ पर वकील साहब जो बात कह रहे थे, उस बात से अगर आप इनकी बात निकालें, मैं तो कह रहा हूं कि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, 50%, 50% महिलाओं को टिकट देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी इसकी शुरुआत करे। सदन के अंदर महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पहुंचना चाहिए। मैं इसकी वकालत कर रहा हूं, कब से कर रहे हैं। विधानसभा में भी 50% महिलाओं को देना चाहिए टिकट।
अरे कोई भी अधिकार की बात आती है सबसे पहले टिकट की बात करते हो, पहले अपनी प्रॉपर्टी से अधिकार देना तो स्टार्ट करिए। अरे बीजेपी आप अपनी पार्टी में देखिए, हम तो लीगल एडवाइजर हैं, हम तो लॉयर हैं, आप अपनी पार्टी से शुरू कराइए ना, आप अपनी पार्टी से क्यों नहीं शुरू कराते? आप सैयद जी, आप जिसके भी पार्टी के सैयद जी मुझे बड़ा दुख होता है, आप मुझे बताइए आप अपने धर्म की बेटियों को न्याय दिलाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जो है हिंसक घटनाएं आती हैं, 3 तलाक का आपने विरोध किया, सीए का आपने विरोध किया, मुझे नहीं लगता कि आप विरोध के अलावा शादी कर लेती है तो उसके साथ गंभीर आपराधिक जघन्य जो है वो अपराध होते हैं उनके खिलाफ। आज भी कानून है। अच्छा, ये कानून बहुत सही है, अगर मुस्लिम 2 विवाह करेगा, 3 विवाह करेगा और उसने तलाक दे दिया तो उसके खिलाफ तो भाई साहब कानून है, लेकिन शादी करके बिना तलाक बोले आप अपनी बीवी को छोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई कानून नहीं है। उसके लिए भी तो आपराधिक कानून होना चाहिए। और कौन से लोग हैं जो अपनी धर्म पत्नियों को छोड़े बैठे हुए हैं बिना तलाक दिए हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। एक बार ब्रिजमोहन आप सुनिए, कानून को थोड़ा पढ़िए और पढ़ने के बाद ऐसा ड्राफ्ट तैयार करके दीजिए भारत सरकार को कि आपकी बात को भारत सरकार समझे। खाली बोलने से नहीं होता ना, कि बस बोलना है, विरोध करना है खाली। आज एनडीए के आप पक्ष में कानूनी रूप से कोर्ट क्या कहती है वो समझिए। एक मिनट आ रहा हूँ ब्रिजमोहन जी, वोट हमें पता क्या है, विपक्ष के जो वोट है आपको अब लगता है जब इसका ड्राफ्ट आएगा तो कई ऐसी विपक्षी पार्टी है आज के समय में जो अपने आप को इससे अलग कर लेंगे? ये तो संविधान की प्रतिलिपियां चलाते हैं, इस तरह को कहां मानते हैं? कानून से इनका क्या आरएसएस वाले कहां तिरंगे को मानते हैं? रजत जी, बोलिए मैं इसको स्पष्ट कर दूं मानने वाले लोग हैं कि ये सारी बात बहुत, संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। ये बयानवीर ये मुद्दा कोई कल लोकसभा या विधानसभा में नहीं आ जाएगा। वो भी चुनावी बयानवीर लोग हैं, चुनावी बयानवीर। चुनाव आएंगे और मध्य प्रदेश में भी अभी आपको रजत जी बोलिए अपनी बात। मेरी तो आवाज ही नहीं सुनाई देगी। कर्नाटक के अंदर मुंह की खाई थी यूसीसी का मुद्दा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा था, ये अभी तत्काल लोकसभा या विधानसभा में नहीं आने वाला, इसकी एक लंबी प्रक्रिया है। उस समय जो पार्लियामेंट में जो हालात होंगे, जिस प्रकार से जिस दल के पास जितने मेंबर होंगे, उस समय तय होगा कि ये बिल पास होता है या नहीं होता। विपक्ष और मुस्लिम समाज लेकिन आज के हालात में ये बिल पेश ही नहीं हो माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, वक्त की थोड़ी कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप सब आए। कोशिश ये थी कि समझे पॉलिटिकल पार्टीज यूसीसी को लेकर क्या सोचती है। विपक्ष कह रहा है ड्राफ्ट दिखाइए, बताएंगे क्या ठीक है नहीं। दूसरी तरफ विपक्ष ये भी कह रहा है कि साहब ये तो 24 के चुनाव के लिए। लेकिन तीसरी बड़ी बात यह है कि कई विपक्षी दल ऐसे हैं जो मानते हैं कि यूसीसी ठीक है। देखते जाइए क्या क्या होता है। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।